हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, है ना। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी सेकंड प्रकार की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कौन सी थी? आयोनिक रेडियस। तो इस आयोनिक रेडियस जो होती है वो हमारी उसके पेरेंट एटम से किस प्रकार से चेंज होती है, मतलब कम होती है या ज़्यादा होती है, उसको इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी जो सेकेंड टाइप की जो प्रॉपर्टीज थी, कौन सी प्रॉपर्टीज? आयोनिक रेडियस, है ना। आयोनिक रेडियस मतलब जो आयन होते हैं उनकी रेडियस। आयन कौन कौन से होते हैं? तो आयन हमारे टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे केटायन और दूसरे होते हैं हमारे एनायन, है ना। मतलब केटायन और जो एनायन है उनकी रेडियस जो है वो उनके पेरेंट एटम जो होते हैं उनसे कम होती है या ज़्यादा होती है। इसको इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल से समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केटायन की और उसके बाद बात करेंगे हम एनायन की कि दोनों की साइज में किस प्रकार से चेंजअप होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा जो केटायन होता है, केटायन मतलब ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? केटायन। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है Na+, है ना। सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है उसकी रेडियस जो है वो सोडियम से हमारी ज़्यादा होती है कि कम होती है, उसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारा एक सोडियम एटम है, उस एटम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 11। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये हमारा उसका पहला शेल है और पहले शेल के अंदर हमारा ऑर्बिटल होता है 1s। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये हमने भर दिया एक तो पहला इलेक्ट्रॉन और ये भर दिया हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले शेल के अंदर। सेकंड वाले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो सेकंड वाले शेल के अंदर हमारे 2 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एक तो 2s और एक 2p, है ना। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ओके, ये हमारा सोडियम का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके अंदर हमारे पहले वाले शेल के अंदर तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। सेकेंड वाले शेल के अंदर हमारे 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकंड वाले शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये 8th। इस प्रकार से हमने सेकंड वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे कौन से शेल के अंदर? थर्ड शेल के अंदर। तो ये हमारा ये थर्ड शेल हमने बनाया और थर्ड शेल के अंदर जो 3s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा सोडियम, है ना। सोडियम के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन कौन से शेल के अंदर होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा सोडियम जो एटम है उसका स्ट्रक्चर। ओके, इस सोडियम एटम के अंदर जैसे ही हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, हमारा पॉजिटिव आयन कब बनेगा? Na+ कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? तो हमारा जो आउटर मोस्ट शेल, जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव होगा। तो हमारे 3s के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा Na+। ओके, तो अब जो Na+ जो बना है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ओके, तो Na+ जो बना उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, ये तो हट गया। ओके, मतलब दूसरे वाले शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहे, है ना। थर्ड वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहे नहीं। और दूसरे वाले शेल के अंदर भी उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। ओके, और उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए उसके 10। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और बाहर वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है शेल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पहले 11 थे और 11 से कितने हो गए? Na+ के अंदर 10, मतलब कम हो गए। मतलब हमारा जो Na था
Na के अंदर पहले 11 इलेक्ट्रॉन बाहर थे और अंदर न्यूक्लियस में भी 11 क्या थे, प्रोटॉन थे, है ना। दोनों का अट्रैक्शन क्या था, सेम था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और हमारा पॉजिटिव आयन बनता है तो बाहर वाले शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और अंदर प्रोटॉन तो 11 ही है, मतलब प्रोटॉन के द्वारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब अंदर वाला जो न्यूक्लियस के अंदर जो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाने के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ वो ज़्यादा खींचेगा, और जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, उस जो हमारा पॉजिटिव आयन है उस आयन की साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो कैटायन जो होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो उसके पेरेंट एटम से, है ना, ये हमारा कैटायन और ये उसका पेरेंट एटम, है ना। तो कैटायन की जो साइज़ होती है वो उसके पेरेंट एटम से क्या होती है, कम होती है। कैटायन की साइज़ कम हो जाती है। रीज़न, हमारे आउटर जो शेल के अंदर एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं जिससे न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिससे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, और जब ज़्यादा खींचता है तो उसकी जो साइज़ है ना, उस कैटायन की जो साइज़ है वो साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, मतलब कैटायन का जो साइज है वो स्मॉलर मतलब वो छोटा होता है। किससे छोटा होता है, उसके पेरेंट एटम से। क्यों होता है, तो बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, बाहर निकलता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, इन एन एटम। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो बाहर वाले शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इन शेल ऑफ एटम, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उस एटम के न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, और उसकी साइज जो हमारा कैटायन है उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो ये फाइनल हो गया कि जितने भी हमारे कैटायन बनेंगे उन सब की जो साइज है वो उसके पेरेंट एटम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कैटायन की साइज जो डिक्रीज होती है। दूसरी बात हम समझने वाले हमारा एनायन, कि हमारा जो एनायन जो होता है, एनायन की साइज, एनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी साइज कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, उसको क्लियर करते हैं। ओके, तो एनायन की साइज को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, और एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर Cl- है ना, क्लोरीन का जो नेगेटिव आयन है, और एक Cl है जो Cl हमारा न्यूट्रल एटम है। उन दोनों की रेडियस किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, दोनों में से उसको हम क्लियर करते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर हमने लिया Cl का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये हमारा होता है इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इसका एक न्यूक्लियस के अंदर जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके हमारा दूसरा शेल है ना, दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा सेकंड वाला शेल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हमारा जो थर्ड वाला शेल है, ये हमारा थर्ड वाला शेल 3s2 है ना, या 3s2 है। ओके, 3s2 और 3p5। ओके, तो ये थर्ड वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, 3p5 है। ओके, तो ये हमारा क्लोरीन का एटम है। क्लियर। अब इस क्लोरीन के एटम के अंदर हमारा क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनायन का। एनायन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमारा ये बन जाएगा Cl-। ओके, तो Cl- के अंदर हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ओके, तो अब इससे क्या होगा, है ना, हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो है हमारा 17, मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17। ओके, और जैसे ही हमारा Cl- बन जाएगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन ये जो अपने को दिखाई दे रहे हैं
वो हमारे हो जाएंगे 18। क्लियर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, जो पहले 17 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, अब उसको कितने इलेक्ट्रॉनों को खींचना पड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉनों को। मतलब उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और सेकंड, हम जैसे ही हमारे शेल के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और यदि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन यदि उसके अंदर ऐड करेंगे, 1 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में शेल के अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन है और हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वो रिपल्सन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही रिपल्सन इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे तो उस जो हमारा जो एनायन जो बन रहा है उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनायन के फॉर्मेशन से एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इंक्रीज होता है, और साथ ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दोनों रीजन की वजह से जो एनायन जो होता है वो उसके पेरेंट एटम से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है ना। तो द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर, मतलब एनायन की साइज क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, देन इट्स पेरेंट एटम। क्यों हो जाती है, तो बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही 1 या मोर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो वोट रिजल्ट इज इंक्रीज द रिपल्सन एमोंग द इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे उस एनायन की जो साइज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो एनायन जो होता है उसके पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है। ओके, तो Cl माइनस जो होता है उसकी साइज हमारी एनायन की साइज ज़्यादा हो जाती है उसके पेरेंट एटम से। ओके, ये तो क्लियर हो गया हमारी एनायन की साइज। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उस प्रकार की जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर हमारे पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव आयन भी है। इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। जैसे N3 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस के अंदर भी 10, मतलब सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इनकी जो ऑर्डर ऑफ साइज, इनकी साइज का ऑर्डर किस प्रकार से रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन उसमें पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, तो उसकी साइज के ऊपर क्या डिफरेंस होगा, उसकी साइज का ऑर्डर क्या होगा, उसको हमें समझना है। ओके, तो इसकी साइज किस प्रकार से चेंज होगी हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो पॉजिटिव जो आयन होते हैं, है ना, पॉजिटिव आयन ये वाले कैटायन, कैटायन की साइज क्या होती है, उनके पेरेंट एटम से कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उस न्यूक्लियस के अंदर उतने ही होते हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन, मतलब जितने ज़्यादा प्लस ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव आयन वालों की साइज कम और नेगेटिव आयन वालों की साइज ज़्यादा, तो जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगी उतनी ही उसकी साइज भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाला कौन है, Al3+, तो Al3+ की जो साइज होती है वो सबसे कम हो जाएगी, है ना, तो Al3+ की साइज सबसे कम। उससे बड़ा कौन होगा, तो 2+ वाला Mg2+ की साइज है वो Al3+ से ज़्यादा होगी। उससे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, तो Na+, जिसमें एक ही प्लस है। ओके, तो ये Na+। उसके बाद हमारा न्यूट्रल एटम, ओके, Na, नियॉन। और उसके बाद जैसे ही नेगेटिव आयन आएंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो F- की साइज बड़ी हो जाएगी, O2- की साइज और बड़ी हो जाएगी, और N3- की साइज सबसे ज़्यादा बड़ी साइज हमें मिलने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और यदि हमें उसकी साइज का ऑर्डर लिखना है तो हमें उसके एनायन और कैटायन को देख करके
हमें आपको उसका क्या करना है, जवाब देना है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज किस प्रकार से चेंज होती है। क्लियर। उसके बाद एक प्रॉब्लम आपकी बुक के अंदर दे रखी है, उसको क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम 3.5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। मतलब ये जो स्पीसीज आपके सामने दी हुई है, ये 4 स्पीसीज आपके सामने है। इन 4 स्पीसीज के अंदर आपको क्या ढूंढना है, तो विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। किसकी साइज लार्जेस्ट है और किसकी साइज स्मॉलेस्ट है, उसको हमें ढूंढना है। ओके, तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए आप ये जो पढ़ा है उसी से आपको जवाब देना है ना। कैसे जवाब दोगे आप, कि हमारे जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसकी साइज तो कम होती है, और जो न्यूट्रल एटम होते हैं, है ना, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज है वो चेक कर दीजिए आप, है ना। एक तो है Mg न्यूट्रल एटम है, एक उसके बाद में Mg2+ है पॉजिटिव चार्ज वाला, है ना। उसके बाद में Al हमारा न्यूट्रल है और Al3+ हमारा पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रल की बात हो रही है, मतलब केटायन और न्यूट्रल एटम, उसके पेरेंट जो न्यूट्रल एटम है उसकी बात हो रही है। तो हमारे जो पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन कौन कौन से हैं, एक तो Mg2+ है और एक Al3+ है। उन दोनों पॉजिटिव आयन की रेडियस क्या होगी, कम होगी उन दोनों के न्यूट्रल एटम से, मतलब Mg से और Al से, दोनों से उसके पॉजिटिव आयन वाले जो हमारे कैटायन हैं उनकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो Mg2+ और Al3+ दोनों में से भी किसकी कम होगी, जिसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो उसकी सबसे कम होगी। मतलब स्मॉलेस्ट यहाँ पर कौन होगा हमारा, Al3+, है ना। तो Al3+ तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। ओके, अब हमें बात करने है कि हमारा लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन होगा, है ना। तो बड़े के अंदर हम ढूंढेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले दोनों बड़े होंगे, और न्यूट्रल वाले कौन कौन है, एक तो Mg है और एक Al है। अब Mg और Al में दोनों में से कौन बड़ा होगा, है ना। तो मैग्नीशियम के अंदर हमारे उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। ओके, और एल्यूमिनियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, है ना। मतलब हम ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, और पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो हमारी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उस एटम की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैग्नीशियम का हमारा 12 है तो उसकी साइज 13 वाले जो एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी होगी, और एल्यूमिनियम की साइज कम होगी। ओके, तो हमारा इन दोनों में से भी बड़ा कौन होगा, हमारा मैग्नीशियम। तो लार्जेस्ट हमारा हो गया मैग्नीशियम। ओके, और इस प्रकार यदि आप इसका ऑर्डर भी लिखना चाहें तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हमारा है Al3+। ओके, फिर उससे बड़ा हो जाएगा उसके पॉजिटिव आयन जिसमें कम है ना, Mg2+। ओके, और उसके बाद हमारा बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम, और मैग्नीशियम में से एल्यूमिनियम हमारा छोटा हो जाएगा और लास्ट हमारा मैग्नीशियम सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर भी हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंदर हमने पीरियोडिक ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारी जो आयोनिक रेडियस, मतलब जो हमारे कैटायन और जो एनायन होते हैं, हमारे कैटायन होते हैं उनकी साइज़ डिक्रीज हो जाती है, और हमारे जो एनायन होते हैं उनकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है ना। उसको हमने डिटेल से समझा, है ना। इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी पीरियोडिक ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारी थर्ड प्रकार की प्रॉपर्टीज़ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।